वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। आज का नया टॉपिक है ट्रांसपोर्ट चैप्टर क्लास 9 के। तो ट्रांसपोर्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि एक बॉडी के अंदर किस तरह मटेरियल फ्लो करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको फ्लो करने में हेल्प देती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट इनमें हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी चीजें और किस तरह वो ट्रांसपोर्ट करती है, किन किन एजेंट्स के जरिए। ठीक है, तो उसमें शामिल है ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, कि लिम्फ नोड क्या होते हैं, उसके अंदर जो फ्लूइड पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, तो वो किस तरह ट्रांसपोर्ट करते हैं एक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक। क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं कि ह्यूमन कंटेन या है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि ये खून की रगों के अंदर इसके मटेरियल जो है, मतलब ब्लड, वो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट किस लिए होती है और क्यों होती है। तो फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए, ताकि हम एनर्जी हासिल कर सके। इस तरह गैसेस एक्सचेंज के लिए एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल के लिए ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है। ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट में हमारे बॉडी के अंदर शामिल है ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड। ठीक है, खून की रगे, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं। हार्ट के स्ट्रक्चर वो सारे भी नेक्स्ट आने वाले हैं। और अभी आज हम स्टार्ट करते हैं ब्लड की। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज ब्लड। ब्लड कंटेन 45% ऑफ ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज एंड 55% प्लाज्मा। अब सबसे पहले प्लाज्मा को पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा की ये तो ब्लड की कंपोजिशन हो गई, ये तो मैंने बता दिया। अब प्लाज्मा की कंपोजिशन तो 90% वाटर से बनता है। ठीक है, प्लाज्मा किस चीज से, 90% वाटर मतलब पानी से मिलकर बना है, और 10% डिसॉल्व मटेरियल होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब डिसॉल्व मटेरियल में क्या क्या चीजें शामिल है। इनऑर्गेनिक आयंस है, मतलब NaCl, डिफरेंट आयंस है। ठीक है, जिस तरह इसको हम टेबल साल्ट भी कह सकते हैं, ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहे। प्लाज्मा प्रोटीन है, लिवर के अंदर पाए जाते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन वगैरह एक्सेट्रा। फिर हार्मोन्स है, हार्मोन्स एक केमिकल एजेंट है जो डिफरेंट केमिकल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं। मतलब शुगर की लेवल अगर हाई है उसको कम करना, अगर कम है तो उसको हाई करना, डिफरेंट सारी चीजें ये हार्मोन्स कंट्रोल करती है। उसके बाद ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एक्सेट्रा। फिर नाइट्रोजनस वेस्ट है जो हम रिमूव करते हैं। ठीक है, और डिफरेंट गैसेस है। तो ये इसको हम, मैंने एक फॉर्मूला दिए आईफोन। आई मीन इनऑर्गेनिक, पी मीन प्लाज्मा प्रोटीन, एच मीन हार्मोन्स, ओ मीन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, एंड एन मीन नाइट्रोजनस वेस्ट और गिफ्ट। आईफोन गिफ्ट, तो इसका मतलब है कि आ, हमारे पास ये इनका एक सिंपल सा फार्मूला था कि आप लोग याद कर सके। ठीक है, फिर आते हैं ब्लड सेल्स की तरफ। तो ब्लड सेल में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम लीकोसाइट भी कहते हैं, और प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी में अगर हम बात करें तो एरिथ्रोसाइट्स वो हमारे पास नॉर्मल होता है 4 to 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब में, ये फीमेल में होता है। और अगर परसेंटेज के लिहाज से हम बात करें तो 12 to 16% होता है। फिर अगर डब्ल्यूबीसी आरबीसी की मेल की बात करें तो वो 5 to 5.5 मिलीमीटर पर मिलीमीटर क्यूब जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, और मेल के अंदर 14 to 18% ये नॉर्मल रेशियो होता है। फिर इसके अंदर जब एमेच्योर होता है तो इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। जब मेच्योर होके फिर बाद में ये न्यूक्लियस इससे डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं होता। अगर आप लोगों ने नहीं बताया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। फिर कंपोजिशन के अगर हम बात करें तो बाई कनकेव शेप होता है, जिस तरह फैंटा वगैरह जो कैंडी होती थी उसी तरह बिल्कुल होता है। ठीक है, अंदर अंदर से कनकेव होता है। 95% इसमें होम्योग्लोबिन होता है, एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, और 5% एंजाइम होता है, इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होता है, या आरबीसी की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और आयरन कंटेनिंग पिगमेंट मौजूद होता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें फंक्शन की तो स्टोर एंड कैरी ऑक्सीजन। क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है और कैरी करता है। फिर लाइफ की अगर हम बात करें कि कितना लाइफ ये इसकी ड्यूरेशन है तो 120 डेज, और इससे 4 मंथ्स आते हैं। ठीक है, अब एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये लिवर और स्प्लीन में इनकी फॉर्मेशन होती है, और बाद में अगर आफ्टर बर्थ ये मेचेवर बोन मेरो में और रेड बोन मेरो में। अब बोन मेरो क्या चीज है, छोटे छोटे हड्डियों के दरमियान, जिस तरह स्टर्नम, रिब्स वगैरह इसके दरमियान मौजूद होता है, जो ब्लड सेल की प्रोडक्शन करता है। तो ये था आरबीसी और प्लाज्मा की कंपोजिशन, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट।
प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लड को स्टार्ट किया था, आरबीसी को पढ़ा था, प्लाज्मा को और उनकी कंपोजिशन को पढ़ा था। आज हम डब्ल्यूबीसी को पढ़ेंगे एंड प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इसके अंदर शेप की अगर हम बात करें तो इरेगुलर इन शेप होता है और न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो 3 to 4 डेज इनकी ड्यूरेशन होती है। ठीक है, फिर इनके दो टाइप्स है, ग्रेन्यूलर और दूसरा एग्रेन्यूलर होता है। ग्रेन्यूलर के साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट मतलब दानेदार होंगे और ये इनकी फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में, छोटे छोटे बोन्स के दरमियान बोन मैरो मौजूद होता है, वहां पर ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है। फिर एग्रेन्यूलर में वो हमारे पास लिम्फ नोड्स में इनकी फॉर्मेशन प्रोडक्शन होती है। पहले पढ़ते हैं ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट्स की। तो न्यूट्रोफिल, एजेनोफिल एंड बेसोफिल, ये 3 टाइप्स है इनकी। फिर एग्रेन्यूलर की 2 टाइप्स है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, अब न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या है, एंगल्फ पैथोजन। कोई पैथोजन आता है बॉडी के अंदर तो न्यूट्रोफिल इनको एंगल्फ करेगा, कहाँ जाएगा, तो ये फंक्शन हो गया न्यूट्रोफिल्स का। और टाइप है किस चीज का, डब्ल्यूबीसी। अब एजेनोफिल, एजेनोफिल एलर्जिक रिएक्शन में वर्क करती है और वहां पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती है। एजेनोफिल अगर फॉर एग्जांपल कोई खुशबू वगैरह से लोगों को एलर्जी होती है, एलर्जी क्यों होती है, क्योंकि बॉडी वो उसको डिटेक्ट करने में दुश्वारी होती है या उनको ज्यादा डिटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उन पर एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, कपिंग स्टार्ट होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ उनकी कलर चेंज होती है, ब्लड फ्लो स्टार्ट होती है, टीयर्स वगैरह निकल जाती है। तो ये इज़िनोफिल उसी टाइम एलर्जिक रिएक्शन में वर्क परफॉर्म करती है। और बेसोफिल रिलीज हिस्टामीन करते हैं, जब कोई इंजरी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए और जगह पर चोट लग जाए तो ऑस्ट्रेल हो जाती है, लाल हो जाती है, तो उसी टाइम बेसोफिल वर्क करती है और स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ केमिकल रिलीज करती है जिसको हम हिस्टामीन कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं एग्रेन्यूलर की, जिसकी साइटोप्लाज्म क्लियर होती है, तो उसमें लिम्फोसाइट होती है और मोनोसाइट। मोनोसाइट पेगोसाइटिक भी इनको कहते हैं। ये कहा जाते हैं कोई सेल वगैरह ये खत्म हो गया है या अनफंक्चुएट हुआ है तो उसी टाइम मोनोसाइट वो उस सेल को कहा जाते हैं और उसको इसी वजह से पेगोसाइटिक सेल भी कहते हैं। फिर लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो लिम्फोसाइट में 2 टाइप्स है, टी है और बी है। बी लिम्फोसाइट कोई पैथोजन, अगर कोई पैथोजन बाहर से आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये पैथोजन हो गया, ठीक है, और यही पैथोजन बाहर से आ जाते तो ये बी लिम्फोसाइट पहले इनके आके इस तरह के एंटीजन बनाएगा। जब एंटीजन बन जाते हैं तो इसके लिए एंटीबॉडीज ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और कौन बनाएगा, बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन। फिर टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, इस पर आके केमिकल्स छोड़ के इनको खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, तो ये फंक्शन हो गया टी लिम्फोसाइट का। तो ये भी डब्ल्यूबीसी की एक टाइप है। ठीक है, फिर अगर हम इनकी रेशियो की बात करें, नॉर्मल रेशियो 4000 to 11000 इसकी नॉर्मल रेशियो है। अगर सीबीसी टेस्ट हम करें, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो अगर डब्ल्यूबीसी की रेशियो 11000 से ज्यादा है तो लोग कहते हैं कि इनको कोई इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, इनकी ट्रीटमेंट करवा दें। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लेटलेट की। प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स 8 to 11 डेज की लाइफ स्पैन है, मतलब ड्यूरेशन है बॉडी के अंदर। फिर अगर हम इनकी बात करें कि कहाँ पर बनते हैं तो ये सेल लाइक बॉडीज प्लेटलेट को कहते हैं। मैंने पहले लेक्चर में बताया था ना कि ब्लड सेल और सेल लाइक बॉडी, तो यही सेल लाइक बॉडीज हम प्लेटलेट सेल को कहते हैं। ठीक है, सेल लाइक बॉडी से, और इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। लाइफ ड्यूरेशन 8 to 11 डेज है। ठीक है, फिर बनते कहाँ पर है, बोन मैरो के अंदर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल है मेगाकैरियोसाइट्स, और यही मेगाकैरियोसाइट की फ्रेगमेंट जब बन जाती है, ठीक है, उससे निकल जाते हैं तो उनको हम प्लेटलेट कहते हैं। इनका फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग। इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रोम्बिन्स मौजूद होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद होते हैं जो खून को मुंजमद करने में, खून को क्लॉट करने में हेल्प देती है। ठीक है, फिर एक टॉपिक है छोटा सा सीरम और प्लाज्मा की। तो सीरम जिसमें फाइब्रोनोजिन मौजूद नहीं होता, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोटीन, अगर वो मौजूद नहीं होता तो उसको हम सीरम कहते हैं। और प्लाज्मा जिसमें फाइब्रोनोजिन मौजूद होते हैं, मतलब बॉडी से निकाल के इस तरह रख ले तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। इनका फंक्शन क्या है, हम जब लैब टेस्ट करवाते हैं ना तो वहां पर सीरम की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसी वजह से हम फिर उनके अंदर हेपरीन या ऑक्सीडेट ईटी एक्सेट्रा डाल के उनके फाइब्रोनोजिन रिमूव करते हैं, निकाल लेते हैं, फिर ब्लड क्लॉट नहीं होती ज्यादा देर तक। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा की। उम्मीद है आपको मेरा
ये लेक्चर समझ में आया होगा। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। यार साल बदल गया तो हमें भी बदल नहीं जाना चाहिए? तो मैंने अर्ज की, हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे, एक साल और कम हो गया है, अब हमें कुछ नेकी बढ़ा लेनी चाहिए। ये एक साल और गुजर गया, अगर थोड़ी मोहलत मिल गई है तो इन अय्याम में रब रब कर लेनी चाहिए, कोई खैर हमें जमा कर लेनी चाहिए। अल्लाह के हुजूर दुआ है, मालिक करीम हमें समझ अता फरमाए।